हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूलाज। तो जैसे कि अब आपका जेईई मेंस 2020 का एग्जाम है, ऑल द वेरी बेस्ट आप सब लोगों को आपके एग्जाम के लिए। इस वीडियो में हम लोग जितने भी हमारे फिजिकल में फॉर्मूलाज यूज होते हैं सभी चैप्टर्स में उनको हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आपके अच्छे से आपके एग्जाम के लिए रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है जिसमें हमारे पास एच न्यू क्या होता है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एच न्यू नॉट क्या होता है, यहाँ पे न्यू नॉट होती है हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जितनी मिनिमम एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन के लिए, और ये होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला होता है। सेकंड हमारे पास आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बोर्स मॉडल। ठीक है, बोर्स मॉडल में सबसे पहले हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होता है MVR वो क्वांटाइज्ड होता है। इस रिलेटेड सिंपल से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं कि MVR इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। यहाँ पे n हमारे पास क्या होता है, एक इंटीजर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। हाइड्रोजन एटम में बोर्स मॉडल में हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में nth ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी, nth शेल की एनर्जी क्या होगी। तो अगर हम जूल्स में बात करें तो हमारे पास एनर्जी होती है 2.17 × 10⁻18 Z² जूल पर एटम। लेकिन वही अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात करते हैं तो हमारी एनर्जी होती है 13.6 Z²/n²। ठीक है, अब याद रखना कि जो हमारी एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Z²/n² के। वो डिफरेंट स्पीशीज के लिए आपको दे सकता है। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए लाइक हीलियम प्लस के लिए, लिथियम 2+ के लिए, हाइड्रोजन के लिए एनर्जी आपसे कंपेयर किसी भी पर्टिकुलर nth ऑर्बिट की करा सकता है। उसके बाद अगर हम लोग रेडियस ऑफ एटम की बात करें तो रेडियस ऑफ एटम क्या होता है हमारा 0.529 × n²/z एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में अगर मैं देखूं तो मेरा रेडियस क्या होता है 0.529 × n²/z। याद रखना है एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है Z²/n² के, रेडियस प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास n²/z की। ये वैल्यू जो आई है वो एंगस्ट्रॉम में आई है, और ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, h² डिवाइडेड बाय 4π² ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इतना बड़ा फॉर्मूला वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्टली वो आपसे सिर्फ n की वैल्यू दे देगा, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट दे देगा, या फिर आपको जो आपके पास हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज होगी एटॉमिक नंबर तो आपको पता ही होगा, आपको उसकी nth ऑर्बिट का रेडियस निकालना होगा। वही अगर हमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालनी हो तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2πZe²/nh, यानी कि जो हमारी वेलोसिटी होती है वो Z/n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। वेलोसिटी हमारी Z/n की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फॉर्मूला क्या होता है 2.18 × 10⁻6 × Z/n मीटर पर सेकेंड। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में वेलोसिटी क्या होगी 2.18 × 10⁻6 Z/n। तो बोर मॉडल में हमारे पास एनर्जी, रेडियस और वेलोसिटी ये तीनों ही टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है Z²/n² के, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होती है Z/n के, और रेडियस प्रोपोर्शनल होता है n²/z के। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ हम सबको पता है कि लैम्डा क्या होता है लैम्डा क्या होता है हमारे पास h/mc। यहाँ पे मेरा जो mv होता है वो क्या होता है मोमेंटम। ठीक है, h/p। ठीक है, या फिर हमारे पास लैम्डा क्या होता है 12.26 डिवाइडेड बाय √v एंगस्ट्रॉन, जिस पोटेंशियल डिफरेंस से हम लोग इसको एक्सेलरेट करते हैं इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटोन, जो हम लोग रिडबर्ग फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। जो हमारे पास फोटोन एमिट होता है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, रिडबर्ग फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट करते हैं 1/λ। इसको हम लोग वेव नंबर बोलते हैं। ये किसके इक्वल होता है, रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू एटॉमिक नंबर 1/n1² माइनस 1/n2²। n1² क्या होती है हमारी, n1 क्या होता है हमारा इनिशियल स्टेट, और n2 क्या होती है फाइनल स्टेट जहां पे हमारा एमिशन हो रहा है, और n1 क्या होता है इनिशियल स्टेट जहां से एमिशन हो रहा है। तो ये हमारा रिडबर्ग फॉर्मूला होता है वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा x × डेल्टा p इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। डेल्टा p क्या होता है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, डेल्टा x क्या होता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, या फिर वो आपको अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी भी दे सकता है। अब हमें पता है डेल्टा p क्या मोमेंटम क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो मास तो फिक्स ही है, उसमें तो कोई अनसर्टेनिटी हो ही नहीं सकती। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है m डेल्टा x डॉट डेल्टा v इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मास को इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा डेल्टा x × डेल्टा v इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4πm। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बाकी के फॉर्मूलाज। स्टोशियोमेट्री, नेक्स्ट हमारे पास आती है स्टोशियोमेट्री। तो देखो स्टोशियोमेट्री में सबसे पहले हमारे पास ये डायग्राम है।
अगर हमें मास गिवन हो तो मोल्स कैसे निकालेंगे, या मोल्स गिवन हो तो मास कैसे निकालेंगे, अगर हमें वॉल्यूम गिवन हो एसटीपी में तो मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स गिवन हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो तो हम लोग मोल्स कैसे निकालेंगे। तो सिंपल है, हमें मोल से अगर मास से मोल्स निकालना है तो इसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे या फिर एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देंगे, और मोल से मास निकालना है तो इसको हम लोग एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही हमारे पास मोल्स क्या हो जाएंगे, जितना वॉल्यूम हमें एसटीपी पे गिवन है डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, 22.4 नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो अगर हमें वॉल्यूम से मोल्स निकालने हैं तो 22.4 से डिवाइड कर दो, मोल से वॉल्यूम निकालना है तो 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो। सिमिलरली अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो मोल्स आ जाता है, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं तो अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, उस सब्सटेंस की डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अगर हम सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी जो कि मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे उसे डिवाइड कर दें तो हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगी। वैसे तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर तो 1 ही होती है, अब डेंसिटी की तो यूनिट होती है लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई भी यूनिट नहीं होती क्योंकि दोनों डेंसिटी है तो यूनिट कैंसिल हो जाएगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन हो समझ जाना कि वो डेंसिटी ही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं गैसेस के लिए, तो गैसेस के लिए हमारी डेंसिटी क्या होगी, मास, मोलर मास डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। ये हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, डर्टी पीएम, डेंसिटी, रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड मोलर मास। तो यहाँ से डेंसिटी मेरे पास क्या हो जाएगी, पीएम बाय आरटी। आइडियल गैस इक्वेशन से ये फॉर्मूला आता है हमारा, डेंसिटी और मोलर मास में रिलेशन डर्टी पीएम। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे पास वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी क्या होती है, मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2। डायरेक्ट वो ये फॉर्मूला आपसे कई आयनिक केमिकल में भी ये फॉर्मूला यूज होता है आगे हमारा वेपर डेंसिटी में, वेपर डेंसिटी का। तो वेपर डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। अब डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, मोलर मास के प्रोपोर्शन होती है, तो ये क्या हो जाएगा, मोलर मास। इसको हम लिख सकते हैं पीएम बाय आरटी, पीएम बाय आरटी, पी बाय आरटी, पी बाय आरटी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, मोलर मास ऑफ गैस, सिर्फ मेरे पास बचेगा मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है 2, तो क्या हो जाएगा मोलर मास ऑफ गैस अपॉन 2। यानी कि अगर हमें किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी निकालनी है तो वेपर डेंसिटी उसकी क्या हो जाएगी, उसका मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, या फिर मोलर मास गैस क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या है, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर्स में हमें वॉल्यूम लेना होता है, और नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और अगर वॉल्यूम ml में है तो ऊपर हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर ग्राम्स में है तो हम लोग ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट मेरे पास है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है आप सभी को पता है, जिसका मोल फ्रैक्शन हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं उसके मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो अगर मेरे पास सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है तो पहले कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, उस कंपोनेंट के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट के मोल्स डिवाइडेड बाय दूसरे कंपोनेंट के मोल्स। अगर हम दूसरे का निकाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, उस कंपोनेंट के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास टर्म्स यूज होती है परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो देखो नाम से ही पता लग रहा है परसेंटेज वेट बाय वेट, यानी कि मेरे पास उस सॉल्यूट का जितना मास है, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का जितना मास है, और परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग इनटू 100 कर देंगे। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम मतलब जितना उस सॉल्यूट का मास है डिवाइडेड बाय जितना सॉल्यूशन का वॉल्यूम है ml में इनटू 100 कर देंगे। और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम, मतलब यहाँ पे मेरे पास सॉल्यूट का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम इनटू 100% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आ जाएगा। नेक्स्ट है मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू, अब मेरे पास कुछ रिलेशन है, हम लोग क्या करेंगे, मोलैरिटी और मोलैलिटी को रिलेट करेंगे। ठीक है, मोल फ्रैक्शन को रिलेट करेंगे मोलैरिटी से, मोल फ्रैक्शन को रिलेट करेंगे हम लोग मोलैरिटी से। डायरेक्ट फॉर्मूलाज है, सिंपल से फॉर्मूलाज है, बस याद रखो। पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो बस ये फॉर्मूला लगाना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। क्योंकि जनरली ऐसे क्वेश्चन आता है वो आपको डेंसिटी दे देगा, वो आपको मोलैरिटी दे देगा, आपसे मोलैलिटी पूछ लेगा, या फिर रिवर्स कर लेगा, मोलैलिटी दे देगा, डेंसिटी दे देगा, मोलैलिटी पूछ लेगा। तो सिंपल बस ये फॉर्मूलाज आप लोगों को याद रखने हैं और एग्जाम में अप्लाई करने हैं और आपके पास
आंसर आ जाएगा। जिसमें मेरे पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मोलारिटी और मोलालिटी का 1000। अगर मुझे मोलालिटी निकालनी है तो मोलालिटी क्या हो जाएगी 1000 इंटू m डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डी डिवाइडेड बाय m इंटू m2, यानी कि 1000 इंटू मोलारिटी डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलारिटी इंटू, यहाँ पे मेरे पास m2 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास। तो मेरे पास मोलारिटी और मोलालिटी में ये रिलेशन मेरा सबसे इंपॉर्टेंट है, मोलारिटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। वो डायरेक्टली आपको डेंसिटी दे देगा, मोलारिटी दे देगा, आपको मोलालिटी निकालनी है। तो ये मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है। उसके बाद मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन हमारे पास ये होता है, मोल फ्रैक्शन अगर देखो मोल फ्रैक्शन अगर हमें निकालना हो सॉल्यूट का, अब देखो दो कंपोनेंट है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आ गया तो सॉल्वेंट को तो अपने आप ही आ जाएगा, 1 में से माइनस कर देंगे। मोलालिटी गिवन है सॉल्यूशन की और हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या हो जाएगा उसका फॉर्मूला, मोलारिटी इंटू m1, m1 यहाँ पे होता है मेरे पास मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मेरे पास अगर मुझे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो वो होता है मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय डेंसिटी इंटू 1000 माइनस मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये मेरे पास फॉर्मूला होता है। सिमिलरली अगर मुझे मोलालिटी निकालनी हो तो बस इस फॉर्मूला को रीअरेंज कर दो, ये जो मेरे पास फॉर्मूला है ये आएगा इस तरीके से, ठीक है। मोलालिटी को अगर मोल फ्रैक्शन x2 से रिलेट करना हो तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट फॉर्मूलाज है, बस कुछ भी नहीं किया हुआ, कुछ फॉर्मूला उसको हम लोग रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूलाज आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चारों पांचों फॉर्मूलाज आप लोगों को याद रखने हैं ताकि आप डायरेक्टली अगर वो आपसे मोलालिटी आपको दे दे, आपसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछ ले तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर मोलालिटी दे दे उससे पूछ ले तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट आता है मेरे पास कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो दो टर्म्स होती है मोलर वेट और इक्विवेलेंट वेट, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। देखो जो मेरे पास इक्विवेलेंट वेट होता है वो होता है उस सब्सटेंस का एटॉमिक वेट डिवाइड बाय टर्म आती है एन फैक्टर, जिसको हम लोग वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। अब ये एन फैक्टर क्या होता है, ये जो मेरा एन फैक्टर या फिर वैलेंसी फैक्टर होता है ये डिफरेंट कंडीशंस के लिए डिफरेंट होता है, ठीक है। अगर मैं किसी एसिड बेस रिएक्शन, अगर मैं किसी एसिड बेस की बात करूं तो किसी एसिड में जितने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ है या फिर किसी बेस में जितने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- है, जितने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- है तो वो उसका एन फैक्टर हो जाता है। लाइक अगर मैं HCl में बात करूं तो उसका एन फैक्टर 1 हो जाएगा, लेकिन अगर मैं H2SO4 में बात करूं तो उसका एन फैक्टर मेरे पास 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से किसी एसिड और बेस में यहाँ पे मेरे पास इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी और एसिडिटी, मतलब जितने नंबर ऑफ उसमें रिप्लेसेबल H+ या फिर OH- होते हैं। या फिर अगर मैं किसी रिडॉक्स रिएक्शन की बात करूं, किसी ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करूं, किसी रिडक्शन रिएक्शन की बात करूं तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन में या फिर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं वो हमारा होता है एन फैक्टर। तो एन फैक्टर डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट होगा। एसिड बेस रिएक्शन में वो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ और OH- के इक्वल होगा, लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन में वो किसके इक्वल होगा, जितने मेरे इलेक्ट्रॉन्स वहां पे लूज होंगे या फिर जितने इलेक्ट्रॉन्स मेरे गेन होंगे, ठीक है। तो किसी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के लिए इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मोलारिटी मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लूज्ड, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर या फिर एन फैक्टर, ठीक है। तो देखो जैसे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, वैसे ही हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, बस मोलर मास की जगह क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट मेरे पास टर्म्स आती है नॉर्मेलिटी। मोलारिटी क्या होती है मेरे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन नॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, याद रखना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, उसमें हम लोग इक्विवेलेंट वेट कंसीडर करके चलते हैं और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर मुझे नॉर्मेलिटी और मोलारिटी में रिलेशन बताना है तो सिंपल सा रिलेशन होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, या फिर हम लोग बोलते हैं नानी इज इक्वल टू मम्मी इनटू एन फैक्टर। ये सिंपल सा रिलेशन होता है नॉर्मेलिटी और मोलारिटी में, ठीक है। ये अगर आपका इलेक्ट्रो में भी काम आता है नॉर्मेलिटी और मोलारिटी में रिलेशन, जहां पे हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में बात करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है मेरे पास कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी फैक्टर, तो वही है कि एन फैक्टर ऑफ एसिड क्या होता है, एसिड उसकी बेस कितने, जितने उसमें रिप्लेसेबल H+ आयंस होते हैं या फिर उसमें OH- होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आती है क्या, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। अगर वो आपसे बोले 20 वॉल्यूम H2O2, तो इस 20 वॉल्यूम H2O2 का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसके 1 लीटर सैंपल में, H2O2 के 1 लीटर सैंपल में जब वो डिकम्पोज करेगा तो वो हमें 20 लीटर O2 गैस प्रोड्यूस करेगा STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस पे। अगर वो बोले 30 वॉल्यूम H2O2, उसका क्या मतलब है कि 1 लीटर H2O2 30 लीटर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करेगा। अगर मैं 1 ml की बात कर रही हूं, दैट मींस 1 ml H2O2 मेरा 30 ml ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करेगा। तो ये मतलब होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ का। वॉल्यूम स्ट्रेंथ हम लोग मोलारिटी से कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हमारे पास सॉल्यूशन की मोलारिटी होती है वो किसके इक्वल होगी, उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.2, या फिर नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 5.6। तो ये तो सिंपल से फॉर्मूलाज है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में पहले हमारे पास सिंपल से लॉज है, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ सबसे पहले है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी कि जो मेरा PV है वो कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा, यानी कि जो मेरा P1 V1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, P2 V2 के। सिमिलरली चार्ल्स लॉ का कहता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो मेरा V1/T1 यानी कि मेरा V/T किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट के, दैट मींस V1/T1 किसके इक्वल हो जाएगा, V2/T2 के। नेक्स्ट है गे-लुजैक्स लॉ। गे-लुजैक्स लॉ का कहता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मेरे पास जो प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है, टेम्परेचर के इक्वल हो जाता है। देयरफॉर P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2, ठीक है। उसके बाद आती है आइडियल गैस इक्वेशन। जब हम इन सारे लॉस को सम अप कर देते हैं तो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन आ जाती है PV इज इक्वल टू nRT। अगर हम लोग डेंसिटी और मोलर मास में रिलेशन देखें तो वही इक्वेशन आ जाएगी dirty PM। यहाँ पे डेंसिटी, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर, प्रेशर एंड मोलर मास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है गैसियस मिक्सचर का मोलर मास। अगर हमारे पास किसी गैसियस का मिक्सचर दिया है, हमें उस गैसियस मिक्सचर का मोलर मास निकालना है, तो हम निकालते हैं बाय फॉर्मूला जितने, अब देखो मेरे पास मोलर मास तो कांस्टेंट ही हो जाएगा। अब मेरे पास देखो यहाँ पे मोलर मास क्या हो जाएगा, जितने हमारे पास मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, तो मोलर मास क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन में मोल्स, यानी कि मेरे पास एवरेज मोलर मास क्या हो जाएगा मिक्सचर का, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। अब मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, तो मैं इसको लिख सकती हूँ नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास डिवाइडेड बाय मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे टोटल मोल्स, यानी कि टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। और टोटल मास क्या हो जाएगा मेरे पास, टोटल मास हो जाएगा m1n, जितने मेरे पास जितने भी कंपोनेंट्स है उसमें 2 कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट है, उन सभी के मासेस डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, मेरे पास गैसियस मिक्सचर का मोलर मास आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। वो क्या कहता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन डेंसिटी के अंडर रूट ऑफ डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मुझे ग्राम्स लॉ जो होता है वो 2 गैसेस के रेट ऑफ डिफ्यूजन को कंपेयर करता है, तो R1/R2 किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ D2/D1 के। क्यों, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। अब डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, मोलर मास के, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ M2/M1। और हमारा मोलर मास को हम लोग वेपर डेंसिटी से भी तो रिलेट कर सकते हैं। मोलर मास क्या होता है, ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी, तो बस वेपर डेंसिटी ऑफ 2 डिवाइडेड बाय वेपर डेंसिटी ऑफ 1, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आती है मॉलिक्यूलर स्पीड्स। 3 टाइप की मॉलिक्यूलर स्पीड्स होती है, RMS स्पीड, एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। जब मैंने आपको बताया था ऐसे करके याद करना है, राम सबसे ज्यादा होती है हमारी RMS स्पीड, देन एवरेज स्पीड, देन होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। RMS स्पीड होती है अंडर रूट ऑफ 3RT/m, एवरेज स्पीड होती है अंडर रूट ऑफ 8RT/πm, और जो हमारी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है वो होती है अंडर रूट ऑफ 2RT/m, या फिर मेरे पास अंडर रूट 2KT/m, जहां पे हम लोग K क्या होता है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जब हम लोग एक मॉलिक्यूल के लिए बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वंडर बॉल इक्वेशन, ये तो आप सभी को पता है। उसके बाद आती है हमारी थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हमारा फर्स्ट लॉ डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। नेक्स्ट है मेरे पास हीट कैपेसिटी, ठीक है। हीट कैपेसिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि डेल्टा Q बाय डेल्टा T, जितना टेम्परेचर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और जितनी हीट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे डेल्टा Q बाय डेल्टा T, ठीक है। अगर मैं ये मेरे पास क्या है हीट कैपेसिटी, अगर मुझे मोलर हीट कैपेसिटी चाहिए, 1 मोल की हीट कैपेसिटी चाहिए, बस इस फॉर्मूला को मैं नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देती हूँ,
मोलर हीट कैपेसिटी आ जाएगी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? 1 ग्राम सब्सटेंस की हीट को 1 ग्राम सब्सटेंस के टेम्परेचर को अगर मुझे रेज करना है तो बस हम लोग क्या कर देंगे, मास से डिवाइड कर देंगे, जितना मास हमें गिवन है हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी तो किसमें होगी? जूल पर केल्विन में। ठीक है, अब नंबर ऑफ मेरी जो मोलर हीट कैपेसिटी है उसमें हमने मोल से डिवाइड किया तो वो किसमें हो जाएगी? जूल पर मोल पर केल्विन में। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हमने मास से डिवाइड किया है क्योंकि हमें 1 ग्राम के लिए चाहिए, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी? जूल पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरे पास वर्क डन। तो वर्क डन में सबसे पहले हमारे पास आता है जब हमें आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन करना होता है या फिर कंप्रेशन करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वर्क क्या होता है? माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। पी एक्सटर्नल को हम लोग पी इंटरनल से सब्स्टिट्यूट करते हैं और वहां पे हम लोग पुट करते हैं nRT/V। इसको हम लोग dV ही रखते हैं, माइनस पी एक्सटर्नल dV। इसको हम लोग लिखेंगे माइनस nRT/V dV। हमारा एक्सपेंशन, हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए फॉर्मूला आ जाता है 2.303 nRT log of V2/V1। log of V2/V1 एक्सपेंशन के केस में या कंप्रेशन के केस में हम लोग वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं जहां पे हमारा चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है तो उस केस में मेरा जो dV है, dV तो 0 ही हो जाएगा। अगर dV 0 हो जाएगा तो वर्क डन भी तो 0 हो जाएगा। या फिर अगर मैं फ्री एक्सपेंशन की बात करूं जहां पे मेरे पास कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता तो उस केस में मेरा P एक्सटर्नल 0 हो गया, दैट मींस मेरा वर्क डन 0 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास Cp और Cv में रिलेशन। Cp माइनस Cv हमारा किसके इक्वल होता है? nR के इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो हमारी ओवरऑल एंट्रोपी है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, इंक्लूडिंग सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स। ओवरऑल एंट्रोपी हमारी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तभी हमारा प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। अगर मुझे सिस्टम की एंट्रोपी निकालनी तो मैं कैसे निकालती हूँ? डेल्टा Q बाई T, मतलब जो हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस में जितना हीट चेंज हो रहा होता है उसको हम लोग टेम्परेचर से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास सिस्टम की एंट्रोपी आ जाती है। उसके बाद अगर मैं किसी आइडियल गैस की बात करूं जिसमें कोई प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास A स्टेट में टेम्परेचर था T1, वॉल्यूम V1, प्रेशर P1, वो स्टेट B में जा रहा है इररिवर्सिबली जहाँ पे प्रेशर P2, V2 और T2 है, तो हमारे पास सिस्टम की एंट्रोपी चेंज क्या होता है? CV ln T2 बाई T1 प्लस nR ln V2 बाई V1। इस साल एक क्वेश्चन आया था जेईई मेंस में इससे रिलेटेड, जहाँ पे मेरे पास मुझे शायद -10 डिग्री सेल्सियस से मुझे सपोज 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है। ठीक है, तो हमें डिफरेंट स्टेप्स में हम लोग डील करते हैं। जब हम लोग फेज ट्रांसफॉर्मेशन की टर्म्स में डील करते हैं तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन के केस में हमारी चेंज इन एंट्रोपी क्या होती है? डेल्टा H अपॉन T, डेल्टा H अपॉन T। अगर यही मैं आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में बात करूं ना तो मेरे पास डेल्टा S क्या हो जाएगा? CV ln T2 बाई T1, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो मेरे पास अगर आइडियल गैस में अगर कोई भी प्रोसेस हो रहा है, उसमें कुछ भी प्रोसेस हो रहा है तो उसके लिए हम लोग एंट्रोपी चेंज निकालते हैं बाय दिस फॉर्मूला। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग इन दोनों फॉर्मूलाज को कंबाइन करके ओवरऑल एंट्रोपी स्टेप्स में डिवाइड करते हैं ना हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में, फिर ओवरऑल एंट्रोपी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास आता है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है, तो देखो मेरे पास डेल्टा G किसके इक्वल होता है? डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Q। अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं तो मेरा डेल्टा G किसके इक्वल होता है? तो 0 के इक्वल हो जाता है। और जो मेरा रिएक्शन क्वेश्चन होता है वो K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है, यानी कि जो मेरा डेल्टा G नॉट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस RT ln K इक्विलिब्रियम के इक्वल हो जाएगा। डेल्टा G नॉट किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस RT ln K इक्विलिब्रियम। इससे भी इस बार भी 2-3 क्वेश्चन आए थे डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड, सिंपल से क्वेश्चन इस फॉर्मूला से रिलेटेड आते हैं। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा G की वैल्यू 0 होती है और कोई भी एलिमेंट अगर अपनी एलिमेंटल स्टेट में है, अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है, तो उसके लिए जो मेरे पास गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन होती है वो 0 होती है। जैसे कि मेरी हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होती है, जैसे कार्बन की ग्रेफाइट फॉर्म में 0 होगी, ऑक्सीजन की गैसियस फॉर्म में 0 होगी। तो कोई भी एलिमेंट अगर अपनी एलिमेंटल स्टेट में है, स्टैंडर्ड स्टेट में है, तो उसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी 0 होगी और गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन भी 0 होती है। तो डेल्टा GF मेरे पास क्या हो जाएगा? किसी रिएक्शन का गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी विद टेम्परेचर, जिसको हम लोग किरचॉफ्स इक्वेशन बोलते हैं। इस साल इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि एंथैल्पी मेरे पास किस तरीके से टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। एंथैल्पी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है? तो मेरे पास सिंपल सा फॉर्मूला है, डेल्टा H2 इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा Cp T2 माइनस
T1। देखो इसमें भी दो केसेस मैंने आपको पढ़ाए थे, Cp या तो डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होगा या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होगा। अगर मेरा Cp यहाँ पे डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होगा तो हमें उसे इंटीग्रेशन में लेके, लाइक अगर वो A प्लस BT की फॉर्म में है, dt इसकी टर्म्स में हमें पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है तो सिंपली हम लोग डेल्टा Cp निकालेंगे, समेशन ऑफ Cp ऑफ प्रोडक्ट माइनस Cp ऑफ रिएक्टेंट पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली हम लोग हमारी इंटरनल एनर्जी का वेरिएशन भी देखते हैं इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके का बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फ्रॉम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अगर मेरे पास कोई भी रिएक्शन उसकी फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रही है तो मेरे पास वहां पे जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है वो किसके इक्वल होती है, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। इसका एप्लीकेशन हम लोगों ने देखा था थर्मोकेमिस्ट्री में, बॉन्ड एनर्जी, मतलब हम लोग बॉन्ड एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास डेल्टा एच किसके इक्वल होता है, जितनी हमारे पास बॉन्ड एनर्जी होती है समीशन ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस समीशन ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट, उससे हमारे पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ जाती है, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो इसका हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में Kp और Kc में रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। Kp इज इक्वल टू Kc RT टू द पावर ऑफ डेल्टा Ng। डेल्टा Ng क्या होता है, चेंज इन गैसियस मोल्स। Kp क्या होगा, जो हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, सपोज AA प्लस BB गिविंग CC प्लस DD, तो मेरे पास Kp क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ C टू द पावर C into partial pressure of D to the power D divided by partial pressure of A to the power A into partial pressure of B to the power B। Kp मेरे पास ये हो जाएगा। ऐसे ही Kc क्या हो जाएगा, concentration of C to the power C, concentration of D to the power D divided by concentration of A to the power A divided by concentration of B to the power B, ठीक है। ऐसे ही Kx क्या हो जाएगा, इनके मोल फ्रैक्शंस डिवाइडेड बाय रेज टू द पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। Kp और Kc में रिलेशन मैंने बता ही दिया। ऐसे ही मेरे पास Kp और Kx, यानी कि Kx मेरे पास जो होता है जो कि मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में होता है, ठीक है। तो Kp और Kx में रिलेशन क्या हो जाएगा, Kp इज इक्वल टू Kx प्रेशर टू द पावर ऑफ डेल्टा n, प्रेशर टू द पावर ऑफ डेल्टा n। नेक्स्ट मेरे पास आती है वैन टॉफ इक्वेशन, वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद एंथैल्पी। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा। मेरे पास K इक्विलिब्रियम किसके इक्वल होता है, A एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा H बाय RT, ठीक है। ये मेरी वैन टॉफ इक्वेशन होती है। लॉग K इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, लॉग A माइनस डेल्टा H अपॉन 2.303 RT, 2.303 RT। अगर मैं दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे देखूं, जैसे मेरी आर्हेनियस इक्वेशन होती है, वैसे इक्वेशन क्या बन जाएगी, log K2 by K1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, दो टेम्परेचर दे देगा, या तो आपसे एंथैल्पी पूछ लेगा, K1 K2 दे देगा, या फिर एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे देगा, एंथैल्पी दे देगा, दो टेम्परेचर दे देगा, सेकंड टेम्परेचर पे वो आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पूछ लेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड गिव्स यू एनर्जी चेंज, वही है डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log Q, ठीक है। रिएक्शन क्वेश्चन आपको पता ही है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे जो मेरे पास कॉन्सेंट्रेशंस होती है हमारे रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स की, उनका रेशो, ठीक है। हमें पता ही है जब हमारा QC लेस देन K होता है रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, और जब हमारा रिएक्शन कोएफिशिएंट ग्रेटर देन K होता है तो रिएक्शन मेरी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। नेक्स्ट है मेरे पास आयनिक इक्विलिब्रियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम में मेरे पास जो Kw होता है वो Ka इंटू Kb के इक्वल होता है, लेकिन एक कंडीशन याद रखना, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ वैलिड होता है फॉर कंजुगेट एसिड बेस पेयर। जो मेरे कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स होते हैं ना, उन्हीं के लिए सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला वैलिड होता है, और किसी के लिए वैलिड नहीं होगा। वो कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स होने चाहिए, और कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स कौन से होते हैं, जो सिंगल H+ या से डिफर करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास pH ऑफ मिक्सचर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, जो मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखो, दो स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। अगर मेरे पास टोटल H+ कॉन्सेंट्रेशन आ जाए,
टोटल H प्लस कॉन्सेंट्रेशन आ गई तो मैं ओवरऑल पीएच निकाल लूंगी। अब टोटल H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगी, कॉन्सेंट्रेशन क्या आती है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो मैं टोटल मोल्स को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देती हूँ, मेरे पास टोटल H प्लस कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, मेरे पास पीएच आ जाएगी। तो देखो वही किया है, टोटल H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, मेरे पास दो सॉल्यूशन को अगर मैंने मिक्स किया ना, इन दोनों के मोल्स क्या हो जाएंगे, इनकी नॉर्मेलिटी इनटू इनका वॉल्यूम, ठीक है। ऐसे इसके मोल्स हो जाएंगे, इसकी नॉर्मेलिटी इनटू इनका वॉल्यूम, तो दोनों के मोल्स को ऐड कर दो, दोनों के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, यहाँ पे टोटल H प्लस कॉन्सेंट्रेशन आ गई, टोटल पीएच आ जाएगी। सिमिलरली जब मैं दो स्ट्रॉन्ग बेसिस को मिक्स कर रही हूँ तो टोटल OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो, टोटल मोल्स को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, मेरे पास POH आ जाएगी, और POH आ गई तो पीएच भी आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स कर रही हूँ, जिसको हम लोग टाइट्रेशंस बोलते हैं जनरली, तो एसिड और बेस के मोल्स को माइनस कर दो, उसी अकॉर्डिंग मेरे पास पीएच आ जाएगी। अब मोल्स को हमने क्या किया, माइनस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है, अगर मुझे किसी वीक एसिड की पीएच निकालनी हो तो उसका मेरे पास सिंपल फॉर्मूला होता है पीएच इज इक्वल टू हाफ पीके माइनस लॉग सी। फॉर्मूला याद कर लो, अगर नहीं याद है तो अभी भी याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ दो एसिड। अगर मुझे दोनों एसिड की स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो दोनों एसिड से जितने भी मेरे पास H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ रही है ना, बस वो ही कंपेयर कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मुझे वीक एसिड की स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो वहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या होती है, अंडर रूट ऑफ Ka इंटू C, तो दोनों के H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो मेरे पास दोनों की रिलेटिव स्ट्रेंथ को मैं कंपेयर कर सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद है मेरे पास नेक्स्ट, अगर मैं दो वीक एसिड्स को मिक्स कर रही हूँ तो कुछ भी नहीं करना, बस फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अंडर रूट एक एसिड के लिए क्या था, अंडर रूट K इंटू सी, दो के लिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट Ka1C1 प्लस Ka2C2। मेरे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा फॉर मिक्सचर ऑफ पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड। ऐसे ही अगर तीन एसिड है तो प्लस Ka3C3 और हो जाएगा, ठीक है। इसमें डिपेंड करेगा कि हमें आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कंसीडर करना होता है या नहीं करना होता, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप सभी को पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, जिससे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर वो आपसे ये पूछ देगा कि जब मैं वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट ले रहा हूं तो मेरा सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, वो सब कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने पढ़े होंगे। बट आपको सबसे पहले पहचानना आना चाहिए कि आपके पास सॉल्ट बन भी रहा है या फिर नहीं बन रहा। तो जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होता है उसका मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हाफ इंटू PKW प्लस PKA प्लस लॉग सी, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, ठीक है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का होता है तो फॉर्मूला होता है मेरे पास हाफ इंटू PKW माइनस PKB माइनस लॉग सी, ठीक है। PK की जगह PKB आ गया, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिया था, वीक बेस लिया था, माइनस प्लस लॉग सी की जगह माइनस लॉग सी आ गया। जब मेरे पास वीक एसिड और वीक बेस होता है उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, हाफ इंटू PKW प्लस PK माइनस PKB, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास दोनों ही वीक होते हैं, दोनों की ही हाइड्रोलिसिस होती है। लेकिन जब मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर हम उनका सॉल्यूशन लेंगे ना, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, दोनों ही कंप्लीटली आयनाइज्ड फॉर्म में पड़े रहेंगे, उनकी कोई हाइड्रोलिसिस ही नहीं होती, उनकी कोई हाइड्रोलिसिस ही नहीं होती। जब भी मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर आ जाए ना, तो अब आपसे पूछे कि बताओ इनकी पीएच हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फिर किसकी हाइड्रोलिसिस होगी, एनायन की हाइड्रोलिसिस होगी या फिर कैटायन की हाइड्रोलिसिस होगी, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के मिक्सचर की तो हाइड्रोलिसिस ही नहीं होती। पीएच कैसी होती है सॉल्यूशन की, न्यूट्रल पीएच होती है। नेक्स्ट मेरे पास है मोस्ट इंपॉर्टेंट बफर सॉल्यूशन। दो टाइप के बफर्स होते हैं हमारे, पहचानना आना चाहिए, पहचान लेना कि आपके पास बफर सॉल्यूशन गिवन है, ठीक है। वीक, कोई मेरे पास वीक एसिड उसका सॉल्ट गिवन है, कोई वीक बेस उसका सॉल्ट गिवन है, तो वीक एसिड और वीक उसका सॉल्ट गिवन हो तो उसकी पीएच हम लोग कैसे निकालते हैं, एसिडिक बफर की पीके प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। अब इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन लोगे ना, वो मिक्सिंग के बाद की कॉन्सेंट्रेशन लेना, इनिशियल वाली कॉन्सेंट्रेशन मत ले लेना। उसके बाद बेसिक बफर के लिए जो मेरे पास POH होगी वो क्या हो जाएगी, PKB प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस। तो दो टाइप्स के बफर होते हैं, दोनों के सिंपल से फॉर्मूला होती है, हेंडरसन इक्वेशन होती है, जिसके लिए हम लोग pH एसिडिक बफर के लिए और POH बेसिक बफर के लिए कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट आता है मेरे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, और सिंपल साइज का किसी भी पर्टिकुलर सॉल्ट के लिए MXNY इसके लिए फॉर्मूला होता है x टू द पावर x, y टू द पावर y, s टू द पावर x प्लस y। KSP का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, सिंपल, वो आपको तो सॉल्युबिलिटी दे देगा, KSP निकलवा लेगा, या फिर KSP हमें पता होगा सॉल्युबिलिटी निकलवा लेगा, या फिर हमें कोई भी सॉल्ट दे देगा, उसके लिए हमें सॉल्युबिलिटी के टर्म्स में KSP को कैलकुलेट करना होता है, ठीक
ठीक है। अब अगर हमारे पास आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से कम है तो सॉल्यूशन कैसा होता है, अनसैचुरेटेड। आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे मेरे पास जो उनके आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है, अगर वो इक्वल है सॉल्यूशन कैसा होगा, सैचुरेटेड। और उसके बाद मेरे पास अगर KIP मेरा KSP से ज्यादा है तो सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे आयनिक से रिलेटेड। नेक्स्ट है मेरे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं नर्स्ट इक्वेशन से, मोलर कंडक्टिविटी से, और जो मेरे थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स को हम लोग यहाँ पे इनसे रिलेट करते हैं उनसे रिलेटेड फॉर्मूला। सबसे पहले जब हम लोग E0 सेल निकालते हैं, आप सभी को पता है E0 R माइनस E0 L, ठीक है। तो मेरे पास डेल्टा G0 को हम लोग E0 सेल से रिलेट करते हैं। डेल्टा G0 क्या होता है, NF E0 सेल। N हमारे पास क्या होते हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन में ट्रांसफर होते हैं। F क्या होता है, फैराडे कांस्टेंट। और E0 सेल क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर से इस साल भी 1-2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, हो सकता है कि अब दोबारा पूछ लिए जाए, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन आप सभी को पता है, ई सेल का वेरिएशन हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ई सेल क्या होता है, E0 सेल माइनस 2.303 RT/NF लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम पे ई सेल की वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन चेंज तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे मेरी ई सेल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है E0 सेल में और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात कर रही हूं तो जो मेरा ई सेल है वो 0 हो गया, E0 सेल किसके इक्वल हो जाएगा, 0.059/L लॉग। अब क्यों नहीं आएगा, अब इक्विलिब्रियम पे तो रिएक्शन कोएफिशिएंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 0.059/N लॉग ऑफ K इक्विलिब्रियम। तो E0 सेल किसके इक्वल हो जाएगा, 0.059/L लॉग ऑफ K इक्विलिब्रियम। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो वो आपको E0 सेल दे देगा, K इक्विलिब्रियम पूछ लेगा, या फिर आपको वो K इक्विलिब्रियम दे देगा, E0 सेल की वैल्यू आपसे पूछ लेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर मुझे इनसे सेल रिएक्शन के थर्मोडायनेमिक पैरामीटर से रिलेट करना हो, जिनसे इस साल भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 1-2 क्वेश्चन आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा डेल्टा G होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस NF ई सेल के, ठीक है। अब जो मेरी एंट्रोपी होती है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है विद गिव्स फ्री एनर्जी। तो एस एंट्रोपी क्या होती है, माइनस डेल G बाय डेल T, ठीक है। अब डेल G क्या है मेरे पास, NF E0 सेल, बस इसमें पुट कर दो। अब देखो N भी कांस्टेंट, F भी कांस्टेंट, तो ये तो बाहर चला गया। ये मेरे पास एक नई टर्म्स आती है, वेरिएशन ऑफ ई सेल विद टेम्परेचर, जिसको हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट भी बोलते हैं। इसको हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखो इधर भी माइनस था, इधर भी माइनस था, तो मेरे पास डेल्टा S क्या हो जाएगा, NF टाउ। यहाँ पे मेरे पास टाउ क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, वेरिएशन ऑफ ई सेल विद टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ ई सेल विद टेम्परेचर। अब ये जो मेरे पास ई सेल है वो इस तरीके से, तो मुझे पूरा डेरिवेटिव करके यहाँ से एंट्रोपी की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डेल्टा H की, तो देखो डेल्टा G क्या होता है, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो डेल्टा H क्या हो जाएगा, डेल्टा G प्लस T डेल्टा S, ठीक है। अब डेल्टा G भी मुझे पता है माइनस NF ई सेल, डेल्टा S मुझे पता है NF टाउ, तो मैं डेल्टा H की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकती हूँ, डेल्टा H की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकती हूँ। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे फैराडेज लॉ। फैराडे के 2 लॉ होते हैं हमारे पास। एक तो हमारे पास कि जितना हम लोग करंट, जितना हम लोग चार्ज हम लोग पास करेंगे सॉल्यूशन से, उतना ही अमाउंट जाके हमारे पास डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा लॉ हो गया कि अगर हमारे पास 2 सॉल्यूशन है, उससे हम सेम अमाउंट ऑफ करंट पास, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास कर रहे हैं, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होएगा, जितना उसका इक्विवेलेंट वेट होएगा, ठीक है। तो ये सिंपल से मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला ना यूज करके यूनिटरी मेथड से आपको सॉल्व करना बताया था कि फैराडेज लॉज का यूनिटरी मेथड से हम सिंपली क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास कंडक्टेंस। तो हमें पता है कंडक्टेंस क्या होती है, 1 रेजिस्टेंस, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि कापा क्या होता है, 1 रेजिस्टिविटी। तो जो हमारा कापा और सी में रिलेशन होता है वो क्या होता है, कापा इज इक्वल टू C इंटू L बाय A। यहाँ पे मेरे पास L बाय A होता है सेल कांस्टेंट, L बाय A क्या होता है, सेल कांस्टेंट। तो एक सिंपल सा रिलेशन होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू L बाय A, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस क्या होती है हमारे पास, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय मोलारिटी इनटू 1000। ये तभी होगा जब मेरे पास यहाँ पे जो मेरे पास यहाँ पे मोलारिटी है वो किसमें होगी, मोल पर लीटर में, और जो मेरा कापा है वो किसमें होना चाहिए, साइमन सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास कोलाज लॉ। हमें पता ही है अब
यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन होती है कि लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा m इन्फिनिटी माइनस b रूट c। हम लोग इसमें ग्राफ ड्रॉ करते हैं इन बिटवीन लैम्डा m वर्सेस रूट c, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है। हम लैम्डा m इन्फिनिटी की वैल्यू वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ से नहीं निकालते, इसलिए हम लोग कोलार्स लॉ का यूज करते हैं कि जितने भी मेरे पास नंबर ऑफ आयन्स होते हैं, अगर उन सबकी लिमिटिंग कंडक्टेंस को अगर हम लोग ऐड कर दे तो हमारे पास उस वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग कंडक्टेंस की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लैम्डा m से और ये जो लैम्डा m इन्फिनिटी की वैल्यू है, इनसे हम लोग इनका डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकालते हैं, तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू क्या हो जाती है, लैम्डा m अपॉन लैम्डा m इन्फिनिटी। अब अगर अल्फा आ गया तो हम ka भी तो निकाल ही सकते हैं, c अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा से, ठीक है, हम ka भी निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मेरे पास किसी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की बात करूं, अगर मैं मेरे पास उसका KSP निकालना है, मुझे उसकी मोलर कंडक्टेंस गिवन है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग बस क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में कॉन्सेंट्रेशन की जगह सॉल्युबिलिटी पुट कर देंगे। लैम्डा m इन्फिनिटी मुझे पता है, कापा मुझे पता है, सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। अगर सॉल्युबिलिटी आ गई फिर हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी तो निकाल ही सकते हैं उस सॉल्ट के लिए, ठीक है। तो ये एक एप्लीकेशन होती है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का यूज करके हम लोग इन सॉल्ट्स की, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, देन हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मोस्ट इजी चैप्टर और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिनसे डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के कुछ फॉर्मूलाज है, जो हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग वैन ऑफ फैक्टर से रिलेट करते हैं, उसके कुछ सिंपल से फॉर्मूलाज है, बस वो फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपके पास डायरेक्टली इनके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे गिवन है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर किसके इक्वल होता है, CRT, कॉन्सेंट्रेशन इनटू गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। अब प्रेशर किसके इक्वल होता है, रो GH के, तो वो इन दोनों फॉर्मूलाज को आपस में रिलेट करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और जब हम लोग इनमें हमारी वैन ऑफ फैक्टर इंक्लूड करते हैं, जो हमारी इलेक्ट्रोलाइट्स होती है इनके लिए, तो यहाँ पे मेरे पास I एक टर्म वैन ऑफ फैक्टर इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। वैन ऑफ फैक्टर हमारे पास क्या होता है, जितनी हमारी एबनॉर्मल वैल्यू या फिर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की होगी डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल वैल्यू, ठीक है, या फिर मेरे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल पार्टिकल्स, ठीक है। थियोरेटिकल मोलर, अब देखो मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जितनी भी आपने पढ़ी होगी वो नंबर ऑफ मोल्स की प्रोपोर्शनल होती है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी ना, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यहाँ पे क्या था, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर मैं मोलर मास के टर्म्स में लिखूं, क्योंकि दोनों में इनवर्स रिलेशन है, तो उल्टा हो जाएगा ना, क्या आ जाएगा, थियोरेटिकल मोलर मास ऊपर आ जाएगा और एबनॉर्मल मोलर मास मेरा नीचे आ जाएगा, तो उससे हम लोग I की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मुझे किसी डिसोसिएशन रिएक्शन को I से कैलकुलेट, अगर मुझे डिसोसिएशन रिएक्शन को, उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को वैन ऑफ फैक्टर से रिलेट करना है, तो मेरे पास I क्या होता है, डिसोसिएशन के लिए होता है 1 + n-1 अल्फा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है ये दोनों। ये होता है मेरे पास डिसोसिएशन के लिए, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन n-1, ठीक है, I-1 अपॉन n-1। I क्या होता है, वैन ऑफ फैक्टर, n क्या होता है कि हमारे पास जितने भी डिसोसिएटेड बन रहे हैं वहां पे, और एसोसिएशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू 1 प्लस, बस यहाँ n की जगह क्या आ जाएगा, 1 अपॉन n-1 इंटू अल्फा। तो मेरा अल्फा, यहाँ पे अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, I-1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन n-1। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं इन दोनों से और डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। इसमें भी मैंने दो फॉर्मूलाज आप लोगों को बताए थे, ठीक है। एक मेरे पास हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये किसके इक्वल हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, ठीक है। अब देखो कभी वो आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछे तो मोल फ्रैक्शन को आपके लिए सॉल्व करना मुश्किल है, तो इस फॉर्मूला को हम सिंपलीफाई करके ऐसे भी लिख देते हैं, देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मतलब ये जो मोल फ्रैक्शन वाली टर्म थी ना, उसमें मेरे पास ये टर्म, ये वाली टर्म है, ये टर्म अब गायब हो गई, ठीक है। कुछ भी नहीं किया, बस यहाँ पे सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की जगह सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमने लिख दिया। तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए जनरली हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। अब अगर हमें मोलारिटी से रिलेट करना हो तो मेरे पास फॉर्मूला ये बन जाता है, P माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास बाकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा TB इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू
एम क्या होती है मोलैलिटी, केबी क्या होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और ये क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टीबी माइनस टीबी नॉट। और केबी का मेरे पास फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है, तो आपको डाटा दे सकता है बॉइलिंग पॉइंट, आपके पास यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दे सकता है या फिर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दे सकता है। इनसे वो आपसे केबी यानी कि जो आपके मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है वो आपसे कैलकुलेट करा सकता है। तो ये दोनों सिंपल फॉर्मूलाज है कि हम लोग मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, आर टीबी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000, आर टीबी स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन। जो हमारी लेटेंट हीट होती है वो क्या होती है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय मोलर मास पर ग्राम में होती है ना हमारी वो, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो भी सेम ही फॉर्मूला है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। ये क्या होता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट टी एफ नॉट माइनस टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास के एफ निकालने के ये फॉर्मूलाज होते हैं, वो आपको सभी डाटा दे देगा और आपसे के एफ की वैल्यू को कैलकुलेट करा लेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ क्या होता है कि वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा, किसी भी कंपोनेंट का उसके मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लाइड बाय प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के, ठीक है। तो मेरे पास डाल्टन्स लॉ क्या होता है कि किसी भी सॉल्यूशन किसी भी का भी मेरे पास टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा उनके पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल। तो मेरे पास पार्शियल प्रेशर को बस यहाँ पे पुट कर दिया, ये हमारा होता है रॉल्स लॉ, ठीक है। नेक्स्ट है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में तो बस एक सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास डेंसिटी के लिए, Zm अपॉन a क्यूब इंटू Na, Zm अपॉन a क्यूब इंटू Na, ठीक है। ये तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बाकी जो हमारे सिंपल फॉर्मूलाज है रेडियस में और एज लेंथ में जो हमारे रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद लिमिटिंग रेडियस रेशियो रूल कि अगर हमारे पास किसी पर्टिकुलर वॉइड में है तो वो सिंपल या तो आपको रेडियस ऑफ एनायन दे देगा, वो आपको बोल देगा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड में मेरे पास कैटायन प्रेजेंट है उसका बताओ रेडियस। तो हमें सिंपल ये फॉर्मूलाज ये वैल्यूज याद रखनी है और इससे हम लोगों को रेडियस इनके कैलकुलेट करनी है कि हमारे पास ट्रायंगुलर वॉइड के लिए अगर वो प्रॉपरली फिट कर रहा है तो क्या होगा हमारे पास इनका रेडियस रेशियो 0.155। अगर प्रॉपरली फिट कर रहा है ट्रायंगुलर वॉइड में तो 0.155 होगा, अगर टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रॉपरली फिट कर रहा है तो वो 0.225 होगा, अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रॉपरली फिट कर रहा है तो 0.414 होगा रेडियस रेशियो, और अगर क्यूबिक वॉइड में प्रॉपरली फिट कर रहा है तो 0.732 होगा। वो आपको एनायन का रेडियस दे देगा, आपको बोलेगा कि वो प्रॉपरली फिट कैटायन मेरा प्रॉपरली फिट कर रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, तो आपको रेडियस रेशियो पता है 0.414, एनायन का रेडियस पता है, बस आपको कैटायन का रेडियस कैलकुलेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास लास्ट चैप्टर बचता है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। इसमें अब आपके पास डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो देखो हमारे पास पहली बात, अगर हमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t से रिलेट करना है तो मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, a to the power 1 minus n, a to the power 1 minus n is equal to a naught to the power 1 minus n plus n minus 1 kt। ये मेरे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये मेरे पास वैलिड होता है फॉर n is equal to 0, n is equal to 2, 3 and so on। लेकिन ये n नॉट इक्वल टू 1, n 1 के इक्वल नहीं होता। तो अगर मुझे जीरो ऑर्डर लिखूं, अगर मैं n की वैल्यू 0 पुट करूं तो मेरे पास a किसके इक्वल हो जाएगा, a इज इक्वल टू a नॉट, a इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस आएगा, a इज इक्वल टू a नॉट माइनस kt, ठीक है। मेरे पास जीरो ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू a नॉट माइनस kt, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखूं तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड ही नहीं होता। सेकंड ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं 2 पुट करूंगी तो ये आ जाएगा 1 अपॉन a इज इक्वल टू 1 अपॉन a नॉट प्लस kt, 1 अपॉन a नॉट प्लस kt। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t को इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से रिलेट करना हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू a नॉट माइनस kt। लेकिन ये भी तब होता है जब मेरी स्टोइशियोमेट्री 1 होती है। अगर मेरे पास स्टोइशियोमेट्री सपोज करो 2a गिविंग b है तो यहाँ पे मेरी स्टोइशियोमेट्री आ जाती है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2 kt, ठीक है। a इज इक्वल टू a नॉट माइनस 2 kt मतलब n kt, यहाँ पे मेरे पास n क्या हो जाएगी स्टोइशियोमेट्री, ठीक है। अगर मैं टी हाफ की बात करूं तो टी हाफ क्या होता है जीरो ऑर्डर के लिए a नॉट अपॉन 2k, a नॉट अपॉन 2k, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करूं तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए मेरे पास k किसके इक्वल होता है 2.303 अपॉन में t log ऑफ a नॉट अपॉन a, log ऑफ a नॉट अपॉन a। इसका टी हाफ किसके इक्वल हो जाता है 0.693 अपॉन k। टी हाफ जो होता है वो a नॉट पे डिपेंड नहीं करता फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, इनके ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, अभी मैंने बताया 1/a इज इक्वल टू 1/a नॉट प्लस KT, 1/a इज इक्वल टू 1/a नॉट प्लस KT। लेकिन ये फॉर्मूला तब वैलिड होगा जब मैंने दोनों A यहाँ पे सेम ली है। अगर मैं दोनों A की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे डिफरेंट ले लूँ, एक की A ले लूँ, एक की B ले लूँ, तो मेरे पास फॉर्मूला कुछ इस तरीके का बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आती है आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन क्या है? K इज इक्वल टू A एक्सपोनेंशियल माइनस EA बाय RT। सिंपल सी इक्वेशन है। इस साल 5 से 6 क्वेश्चन आर्हेनियस इक्वेशन से पूछे गए थे और डायरेक्टली या तो ग्राफ से रिलेटेड या इनके जो दो टेम्परेचर पे हम लोग वेरिएशन देखते हैं उनसे रिलेटेड पूछे गए थे, या फिर वो आपसे एक्टिवेशन एनर्जी निकलवा लेगा, ठीक है। तो K इज इक्वल टू A एक्सपोनेंशियल माइनस EA बाय RT, ठीक है। जब हम लोग यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? log K इज इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT। अगर हम लोग दो टेम्परेचर पे वेरिएशन देखेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? log K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, 1/T1 माइनस 1/T2। वो आपको दो टेम्परेचर दे देगा, दो K की दोनों टेम्परेचर पे जो मेरे रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो दे देगा। आपको एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है। या फिर वो आपको एक्टिवेशन एनर्जी दे देगा, दोनों टेम्परेचर दे देगा, एक टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट दे देगा और दूसरे टेम्परेचर पे आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं ln K किसके इक्वल हो जाएगा? ln A माइनस EA बाय RT। तो ln K वर्सेस 1/T अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो कैसा आएगा? ग्राफ विद नेगेटिव स्लोप। स्लोप क्या हो जाएगी? माइनस EA बाय R और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? ln A, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ जितने भी आपके फॉर्मूलाज इन्वॉल्व थे फिजिकल में जो आपके मेंस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे वो सब मैंने डिस्कस करे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें और जितना हो सकता है शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।